हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लेंज्ड बीम्स की। ठीक है, बात करेंगे हम पहले किस तरीके से इसके अंदर इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे हाउ टू डिज़ाइन दी आपका फ्लेंज्ड बीम्स। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट दी इफेक्टिव विड्थ ऑफ दी बीम्स, फ्लेंज बीम्स। यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो सबसे पहले मुझे ये डिस्कस करना चाहिए कि फ्लेंज बीम्स होते क्या हैं। तो मैंने क्या किया, एक प्लान लिया है। ठीक है, ये रॉफ जो है ये टॉप व्यू का प्लान है। सपोज क्या हो रहा है यहाँ पर कि मेरे पास 3 बीम्स अवेलेबल है, 1 बीम, सेकंड बीम एंड दिस वन इज योर थर्ड बीम। ये रूफ लेवल का प्लान है। सपोज यहाँ पर ये है एज ऑफ द बिल्डिंग, ये है आपका एज ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कॉर्नर्स के जो बीम्स है ये वो बीम्स है। और यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बीम्स हो सकते हैं, मैंने एक बीम ही कंसिडर किया, ये इंटरमीडिएट बीम है। जब भी आप क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं जब हम बीम और स्लैब की कास्टिंग करते हैं तो पहले हम बीम को कास्ट कर देते हैं। ठीक है, कास्टिंग मतलब जब उसके अंदर हम कंक्रीट डालते हैं, कंक्रीटिंग, दैट इज कॉल्ड कास्टिंग। कास्टिंग आपने कर दिया है तो उसके बाद जैसे मेरा डेप्थ है बीम का सपोज 300 mm, तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैंने 250 तक क्या कर दिया, उसको फिल कर दिया कंक्रीट से, रिमेनिंग 50 mm मैंने उसको छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगा, जब भी मैं स्लैब की कास्टिंग करूँगा तो स्लैब और बीम का वो जो बीम का रिमेनिंग 50 mm है वो, और स्लैब का जो थिकनेस आने वाला है 100 mm या और भी जो भी कुछ एडिशन आप रखते हैं वो थिकनेस के लिए मैं क्या करूंगा, कंक्रीटिंग करूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर पाते हैं कि बीम का रेनफोर्समेंट आप स्लैब में ले जाते हैं, स्लैब का रेनफोर्समेंट बीम में ले जाते हैं, कॉलम में ले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है साइड पर। कभी कभी क्या होता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग जो मैंने 250 mm इनिशियली जो फिल कर दिया था कंक्रीट, वो भी फिल नहीं करता हूँ। पूरी डेप्थ ऑफ बीम एंड पूरा डेप्थ ऑफ स्लैब का मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, दोनों का एक साथ कंक्रीटिंग करता हूँ। जब भी दोनों की एक साथ कंक्रीटिंग में करता हूं तो जो बीम फॉर्म होती है वो आपका क्या नाम देंगे हम उसे, फ्लेंज्ड बीम। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हम जब भी मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपकी जो बीम है वो एज अ फ्लेंज्ड बीम की तरह काम करने लगती है। ठीक है, बीम स्लैब एक्शन हमें मिलने लगता है। क्या मीनिंग होता है फ्लेंज्ड बीम का, जब भी आप मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिगर्स देखने को मिलते हैं। मतलब क्या है कि जो एज ऑफ द बिल्डिंग होगी वो एज अ एल बीम बिहेव करेगी कि एल ये उसकी डेप्थ हो चुका है बीम का, और ये क्या हो चुका है, उसका फ्लैंज हो चुका है एल बीम। टी बीम बात करते हैं, ये टी बीम हो चुका है, ये उसका डेप्थ हो चुका है। इधर भी एजेस पे हमें एल बीम मिलेंगे। तो क्या मैं कह दूं जितने इंटरमीडिएट बीम्स है वो मुझे टी बीम की तरह बिहेव करते नजर आएंगे, और जितने एजेस पे जो बीम्स है वो मुझे एल बीम की तरह बिहेव करते नजर आना चाहिए। अब बात करता हूं मैंने क्या किया, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग मान लिया L1 है एंड इधर L2 है। तो मेरे पास टोटल 3 बीम है, मतलब 2 स्पैन है, 1 स्पैन, सेकंड स्पैन, ये L1 है, ये L2 है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द बीम सपोज आई हैव कंसीडर्ड। अब क्या करना है ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर कि हाफ ऑफ L1 यहाँ का, अच्छा ये चीज क्या है, ये बीम है, और बीम का विड्थ कितना मान रहा हूं मैं, बीम का विड्थ है आपका BW। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ ऑफ दिस स्पैन प्लस हाफ ऑफ दिस स्पैन, मतलब कितना हो गया, L1/2 हियर L2/2 प्लस विड्थ ऑफ वेब, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो यहाँ पर मैं B का वैल्यू लिख रहा हूं कि जो B है यहाँ पर वो है आपका L1/2 प्लस विड्थ ऑफ वेब प्लस L2/2। तो देखिए L1/2 कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस हो चुका है, ये L1/2 हो चुका है। ठीक है, और ये तो क्या हो चुका है, विड्थ ऑफ वेब हो चुका है, और यहाँ से यहाँ तक ये हो चुका है L2/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज, बी से लेके बी तक ये हो गया आपका एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आपको इसमें भी करना है एल बीम में। तो एल बीम का स्पैन कहाँ तक जाना चाहिए, L1 का हाफ, तो ये L1 का हाफ यहाँ तक मैंने यहीं तक बना रखा है क्योंकि मैंने इफेक्टिव लिख रखा है। अभी मीनिंग समझाता हूँ कि इफेक्टिव क्या होता है। तो चलिए मैं टी बीम ले रहा हूँ जिसका मुझे पता लग चुका है कि एक्चुअल विड्थ कैसे निकालते हैं, वो B है। ठीक है, विड्थ ऑफ वेब जो है वो BW है। ये टी बीम मैंने क्या किया, यहाँ पर रखा। ये समझने की कोशिश करते हैं।
बी क्या था, इसका एक्चुअल विड्थ था, जो कि मैंने आपको निकालना बताया है किस तरीके से निकाला जाता है। और डी एफ क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज, जो बीम है उसका जो फ्लेंज बना है, जो आपका स्लेब है एक्चुअली, उसका जो डेप्थ है वो हो जाएगा आपका डेप्थ ऑफ फ्लेंज, डी एफ। फिर यहाँ पर हमने क्या रखा होगा, बीम में क्या रखा होगा, टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करे होंगे, तो टेंशन रेनफोर्समेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम से लेकर टेंसाइल स्टील रेनफोर्समेंट तक हमें जो डेप्थ होती है वो क्या कहलाती है, इफेक्टिव डेप्थ। तो इस इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी है, ये ग्रॉस डेप्थ कैपिटल डी है, विड्थ ऑफ वेब बी डब्ल्यू है, सभी मुझे पता लग चुका है। चलिए आगे देखते हैं। मैं क्या देखता हूँ, जब भी मेरे पास मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होता है बीम एंड स्लैब का, उन सिचुएशंस में मुझे फ्लेंज्ड बीम्स मिलते हैं। एट द एज ऑफ द बिल्डिंग मुझे एल बीम मिलते हैं, और एट द इंटरमीडिएट सेक्शंस पे, इंटरमीडिएट बीम्स में मुझे क्या मिलते हैं, टी बीम्स मिलते हैं। तो मैंने एक टी बीम का एग्जांपल लिया है यहाँ पर। तो टी बीम में मैंने क्या देख रहा हूँ कि ये एक्चुअल विड्थ है। कैसे निकाला, एक स्पैन का हाफ प्लस दूसरे स्पैन का हाफ प्लस बीच का विड्थ ऑफ वेब, मतलब जो बीम आपने रखा है उसका विड्थ विल बी योर विड्थ ऑफ वेब। तो ये पूरा हो जाएगा एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी भी जब कैलकुलेशन करते हैं, चाहे मैं इसको डिजाइन करूं या एनालिसिस करूं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालूं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैपेसिटी निकालूं, टोटल टेंसाइल फोर्स कैपेसिटी निकालूं, कुछ भी निकालूं, कैसे भी टाइप का कैलकुलेशन करूं, ऐसे सिचुएशन में मुझे एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज नहीं लेना होता है, मुझे लेना होता है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। क्यों इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज क्यों लेना होता है, ऐसा इसलिए हो रहा है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है कि सपोज ये क्या है, देखिए अच्छा यहाँ समझने की कोशिश करो, इसका नाम क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर दिख रहा है, जो स्लैब है, ये होती है आपकी फ्लैंज, इसका नाम हम क्या देते हैं, फ्लैंज। और ये जो वर्टिकल आपको दिख रहा है मेंबर, मतलब ये पोर्शन, इसको हम क्या नाम देते हैं, वेब। तो एक है हमारे पास फ्लैंज, एक है मेरे पास वेब। तो यू कंसिडर माई दिस हाइट इज योर वेब एंड दिस इज योर फ्लैंज, राइट। सो वेब है, फ्लैंज है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब आप समझने की कोशिश करो, वेब है, फ्लैंज है। सपोज मैंने यहाँ पर कोई लोड रखा, एक साइड का मैं बता रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर कोई लोड रखा, दिस फ्लैंज विल रजिस्ट, यहाँ पर कुछ लोड रखा, इट विल रजिस्ट, यहाँ पर कुछ लोड रखा, रजिस्ट, यहाँ पर कुछ लोड रखा, इट विल रजिस्ट, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोड रखा, देन व्हाट विल हैपन, इमीडिएटली जैसे यहाँ मैं लोड रखूंगा, इट विल डिफ्लेक्ट, राइट। मतलब जो रजिस्टेंस है स्लैब का फ्रॉम द वेब, वो कुछ डिस्टेंस तक ही होता है ना। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने यहाँ पर एक बीम प्रोवाइड करा है तो 10 मीटर लेंथ तक ये पूरा फ्लैंज एक्शन देगा, नहीं, ये कुछ डिस्टेंस तक ही आपको क्या देगा, फ्लैंज एक्शन देगा स्लैब के अंदर। तो वो डिस्टेंस मुझे निकालना है कि कहाँ तक ये फ्लैंज एक्शन देता है। तो देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मुझे फ्लैंज एक्शन मिल रहा है, इसके बाद यदि लोड्स लग रहे हैं तो क्या होगा, स्लैब में कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो मुझे जो लोड रखना है वो सिर्फ यहाँ तक और यहाँ तक ही रखना है। तो जितनी भी एनालिसिस करना है वो इन दो पॉइंट्स के तक ही करना है, अदरवाइज यदि उसके बियॉन्ड में जाता हूँ तो स्लैब में क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शंस आने की चांसेस रहेंगे। तो मुझे क्या निकालना है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालना है। यहाँ पर फिगर में बता देता हूँ कि किस तरीके से फिर दिखेगा। तो बीम जैसा कि मैंने बताया अपना हाथों का एग्जाम्पल देके, इस तरीके से क्या हो सकती है, बैंड हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस के बाद जाने के बाद बीम क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इस तरीके से समझ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या लेना है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज लेना पड़ता है, हम एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज से काम नहीं कर सकते। चलिए तो अब इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो चुकी है, दिस विल बी योर इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज बी एफ, ठीक है। तो आपको एक बात नोटिस करना पड़ेगी, ये जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज जिसको मैं बी एफ से डिनोट कर रहा हूँ, इट इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज बी, ठीक है। तो आपको हमेशा जो मिलने वाला है विड्थ ऑफ फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, दिस विल बी ऑलवेज लेस देन एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज। कभी बराबर भी हो सकता है कुछ कैलकुलेशंस में, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या रहेगा, हमेशा छोटा ही रहेगा एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज से। तो ये था आपका इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। अब इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट कैसे करना है, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज तो मैं आपको बता चुका हूँ। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो IS 456 2000 के हिसाब से हमारे पास अलग अलग टाइप की बीम्स के लिए अलग अलग वैल्यूज दिया गया है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज का। टी बीम्स है उसका अलग फॉर्मूला, एल बीम है उसका अलग फॉर्मूला, यदि ये बीम्स आइसोलेटेड है उनका अलग फॉर्मूला, ये बीम स्ट्रक्चर में प्रोवाइडेड है कंटिन्यूअस है उसका अलग फॉर्मूला।
यहाँ पे मैं बात करता हूँ आइसोलेटेड टी बीम। बाइसिकल के स्टैंड्स देखे होंगे आपने, ऐसा रेलवे स्टेशन पे भी जाते हैं, आइसोलेटेड टी बीम्स टाइप के शेप्स होते हैं, कुछ इस तरीके से रूफ्स होती है ना, और बीच में केवल एक बीम प्रोवाइड करते हैं। बाइसिकल इधर से स्टैंड कर सकते हैं, इधर से स्टैंड कर सकते हैं, तो इस टाइप के आपने देखे होंगे, वो आइसोलेटेड टी बीम्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आइसोलेटेड टी बीम्स के अंदर मेरे पास इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज यदि मुझे निकालना है, फॉर्मूला बनता है L नॉट डिवाइड बाय L नॉट प्लस बी प्लस 4 इंटू बी डब्ल्यू। बी डब्ल्यू विड्थ ऑफ वेब पता है, ये बी एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज पता है। एल नॉट क्या है, 4 तो ओके कांस्टेंट, एल नॉट क्या है, एल नॉट होता है यहाँ पर लेंथ ऑफ बीम या इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम आई शुड से। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ बीम, ये है आपका एल नॉट, ये इफेक्टिव हो सकता है ना। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, जैसे सिंपली सपोर्टेड है तो इससे सिचुएशंस में एल नॉट जो होता है वो एल नॉट होता है। एक्चुअली ये होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर, ठीक है। तो 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर मतलब जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा हो। यदि मैं बोल रहा हूँ मेरे पास फिक्स्ड बीम है तो उनके 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर्स होंगे नियर द सपोर्ट्स, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है एल नॉट। इफेक्टिव वैल्यू आपको लेना चाहिए, इट विल बी गिवन इन द एग्जाम इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग जाता है, एल नॉट, यहाँ से इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज भी मैं निकाल सकता हूँ। अब बात करते हैं आइसोलेटेड एल बीम की। यहाँ पर मैंने सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ इसको क्या कर देना है, मेरे को हाफ कर देना है। तो मैंने क्या किया, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला क्या है पूरी तरीके से सेम है। तो ये था आपका आइसोलेटेड। यदि ये बीम्स स्ट्रक्चर में प्रोवाइडेड है, कंटिन्यूस है, तो उनके लिए टी बीम्स है यदि, तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज में निकाल सकता हूँ। एल नॉट अभी मैं बता चुका हूँ, एल नॉट क्या होता है, लेंथ ऑफ बीम होता है। बी डब्ल्यू विड्थ ऑफ वेब, डी एफ क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज। जो यहाँ पर आप देखते हैं ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज जो है वो है आपका यहाँ पर डी एफ। आगे बढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला बन गया है कंटिन्यूस एल बीम का। फिर उसको आगे बढ़ते हैं, यदि एल बीम की बात करूँ, टी बीम का ये हो चुका है, एल बीम की यदि मैं बात करता हूँ, इसके अंदर और इसके अंदर हाफ कर दो, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल नॉट बाई 12 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 3df हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले है जो IS 456-2000 में दिए गए हैं, जिसका यूज करते हैं हम, और हम इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट करते हैं। अब मैं चाहे एनालिसिस की बात करूं या चाहे डिजाइन की बात करूं फ्लैंज बीम्स के, आपको हर जगह पर इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज लेकर ही आपका पूरा कैलकुलेशन करना है। आप कहीं पर भी एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज नहीं लेंगे, रीजन में बता चुका हूं, क्योंकि इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज तक ही हम क्या कर पाते हैं, हमारे रेजिस्टेंस, हमारा लोड क्या होता है रजिस्ट कर पाते हैं, और हमें क्या मिलता है, वहीं तक रेजिस्टेंस मिलता है, वहीं तक फ्लैंज एक्शन मिलता है स्लैब के अंदर। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम है, गेट का प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, जो काफ़ी पहले 1998 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मैं क्वेश्चन पहले रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन इज एन आइसोलेटेड टी बीम इज यूज्ड एज अ वॉकवे। आइसोलेटेड है, टी बीम है। द बीम इज सिंपली सपोर्टेड विथ एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 6 मीटर। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज फॉर द क्रॉस सेक्शन शोन इन फिगर इज। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो मैंने फिगर बना रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है उन लोगों ने इफेक्टिव स्पैन, मतलब एल नॉट का जो वैल्यू है वो दे रखा है 6 मीटर, जिसको मैं लिख रहा हूँ 600 mm। उसके बाद मुझे यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लैंज भी पता है, दैट इज 150 mm। विड्थ ऑफ वेव भी पता है, दैट इज 300 mm। एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज भी पता है, दैट इज 1000 mm, ठीक है। तो फिगर से ये सभी वैल्यूज मुझे क्या है पता है। मुझे निकालना क्या है, ये एक आइसोलेटेड टी बीम है, मुझे निकालना है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। आइसोलेटेड टी बीम के केस में मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टी बीम में एल नॉट डिवाइड बाय बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ये फॉर्मूला है। एल नॉट है मेरे पास 600 mm डिवाइड बाय 6000 mm, 6000 मतलब 6 मीटर, डिवाइड बाय एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज जो कि 1000 mm है, प्लस 4 प्लस विड्थ ऑफ वेव कितना दे रखा है 300 mm। तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि यह है आपका 600 डिवाइड बाय ये कितना हो गया 6 प्लस 4 प्लस 300, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 600, ठीक है, 6 और 4 10 हो गया, 6000 डिवाइड बाई 10 600 हो गया, प्लस 300, आपको आंसर मिलता है यहाँ पर
900 mm का। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो जिसमें से आंसर जो बन रहा है वो आपका आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए 900 mm। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस आता है, आपको एनालिसिस के लिए आता है, डिज़ाइन के लिए आता है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए आता है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए आता है, या फिर मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी निकालने के लिए आता है, सभी जगह आपको क्या यूज़ करना है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। मोस्ट ऑफ द केस में वो खुद ही दे देते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज यदि मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी कैलकुलेट करना होता है तो, पर यदि वो नहीं देते हैं तो फिर आपको पहले इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज कैलकुलेट करना है एंड दैट वैल्यू यू शुड यूज टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे किस तरीके से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला जाता है टी बीम में, फ्लेंज बीम्स में किस तरीके से इसको एनालाइज किया जाता है, नंबर ऑफ केसेस होते हैं, वो हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, ओके, थैंक यू।